अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। अगर आप बड़े गौर से सूरत हाल को देख रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि पिछले चंद दिनों में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें बड़ी तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया और पिछले 24-48 घंटे में जो अमवात हुई हैं वो भी जो पिछले जब से ही कोरोना पाकिस्तान में आया तब से जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक हुआ है। सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैला। ये क्या हो रहा है? हमें तो ये बताया गया था कि मामला जो है वो कंट्रोल में है। हमें तो ये भी बताया गया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम पीक की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमें तो ये भी कहा गया था कि लॉकडाउन हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि सूरत हाल जो है वो कुछ हद तक जो है वो काबू में है और कोई वजह ऐसी है, अल्लाह ताला का करम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो अमवात का रेट है वो नहीं है जो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में है रहा है। तो ये जो पिछले 48 घंटे में हुआ है, ये क्या हो रहा है? क्या हमें घबराने की जरूरत है? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? या ये सब कुछ पहले से कैलकुलेट हुआ था, ऐसा ही होना था, इतना ही फैलाव होना था? और हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अभी भी काफी हैं कि जो जब आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो प्रेशर आएगा उसको उस पर वो काबू पा लेंगी। ये वो सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके अब जानने वालों को कोरोना होना शुरू हो गया है। हमारे फेसबुक पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारी टाइमलाइंस पे अब जिक्र आना शुरू हो गया है उन लोगों का जिनको हम या तो हम डायरेक्टली जानते हैं या हमारे जानने वालों के आगे से जानने वाले हैं। यानी पहले जो कोरोना वायरस के नंबर्स थे, अब उन नंबर्स के साथ हमें शक्लें भी नजर आना शुरू। ये मामला क्या है, क्यों हो रही हैं और क्या हो रहा है, इस पर जब बात करेंगे। तीन ऐसे मेहमानों को मैंने दावत दी है जो इस सूरत हाल को बखूबी जानते हैं, क्योंकि खुद वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पे उनकी बड़ी गहरी नजर है। तारुफ कराता हूँ जनाब, मेरे पहले मेहमान है जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब, PKLI से उनका ताल्लुक रहा है। मायनाज जो है वो डॉक्टर हैं। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब डॉक्टर जियाउल हक, वो डीन है फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद अख्तर, एक बात आपसे शुरू करूं मैं, ये जो 48 घंटे में मामला हुआ है, ये क्या है? मामलात कुछ काबू से बाहर हो रहे हैं? ये तो हम फाद आपके साथ बड़ी गहरी डिस्कशन रही है और डे वन से ही हम कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होना था। मतलब आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। और आपको याद होगा जो पहले भी हमने ये बात कही थी कि जब भी कभी कोई भी एपिडेमिक अपने अप स्लोप पे होती है तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम टू ओपन ऑल द पब्लिक हेल्थ मेजर्स। बदकिस्मती से हमारी जो जो भी डिसीजंस हुए, और ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ने उसके सारे पहलुओं को देखा होगा, लेकिन हम डे वन से यही बात कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ कि ये ट्रिजेक्ट्री ठीक नहीं है। हम एग्जैक्टली उसी कर्व को फॉलो कर रहे हैं जिसको अमेरिका ने और इटली ने फॉलो किया था। और इस पॉइंट पे हमने अगर लॉकडाउन खोल दिया तो ये चीज़ बड़ी अच्छा, इसमें फहद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एपिडेमिक फैलती कैसे है। तो एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमियों से शुरू होती है। ये इंडेक्स केसेस हैं जो कहीं से आए, फिर उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन शुरू होता है जो कि फिर वो दूसरों को लगता है। और उस वक्त आप उस स्टेज पे अगर आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके उस एपिडेमिक को वहाँ पे कंट्रोल कर लें इनिशियल स्क्रीनिंग से और फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से, तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। और यही हमारा शुरू दिन से ये स्टैंड रहा है कि पहले दिन से ही गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके और बहुत मैसिव स्क्रीनिंग करनी चाहिए। माजरत के साथ गवर्नमेंट हमें ये कह रही थी कि केसेस के बढ़ेंगे, यानी जब लॉकडाउन खोल भी रहे थे तब उनका ये मौका था कि इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन मामलात काबू में हैं और हमारे पास जो है हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो काफी हैं उन इंक्रीज इन्फेक्शन रेट के भी। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया हुआ था? देखिए, ये सारे नंबर्स तो गवर्नमेंट के पास थे और डेली बेसिस बातचीत होती है, लेकिन अंदाज में उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया था। हमने इसकी पूरे जो तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकल ये खोलने का नहीं है। WHO ने भी 6 पॉइंट एजेंडा दिया हुआ है गाइडलाइन के तौर पे कि कब करना चाहिए। हम किसी भी क्राइटेरिया पे मीट नहीं करते, एग्जैक्टली ऐसे होता था। और अभी तो हम बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, ये और आगे चल के और वर्स होगा। अच्छा, आगे जाके वर्स होगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद,
ये आप इससे इत्तेफाक करेंगे डॉक्टर सईद अख्तर से कि मामलात थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, या अभी ये एक्सपेक्टेड था और इसमें कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है जो कुछ हो रहा है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये कि ये हम तमाम डॉक्टर्स काफ़ी अरसे से इस दिन के बारे में खदशात ज़ाहिर कर रहे थे कि अगर जो सूरत हाल पिछले खासकर 15 दिनों में जो हालात रहे हैं और ईद से पहले जो शॉपिंग का अंदाज रहा और ईद के अंदर जो सारा सिस्टम रहा, लोगों का मिलना जुलना, इवन के पार्टीज हो रही थी, लोग गले मिल रहे थे, लोग हाथ मिला रहे थे, तो ये सिस्टम तो खैर ये ईद वाला सिस्टम तो अगले 10-12 दिन में मजीद पता लगेगा हमें, जो कि मैं समझता हूं कि कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन जो आज हम जो देख रहे हैं लास्ट 48 आवर्स के अंदर जो सिस्टम है, ये इसको तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम ये बता रहे थे लोगों को कि खुदारा इसको जिस तरह की जो बिहेवियर हमारे मुल्क में चल रहा है, ये बिहेवियर से हमें नुकसान होगा। और हमें यूं लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान में कहीं से किसी ने ऐलान कर दिया है कि देयर इज नो कोरोना इन पाकिस्तान, तो सो एवरीबडी इज फ्री ऑफ माइंड, और किसी ने भी ना मास्क लेना था ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा था। तो ये चीज चूंकि एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल रहा है, और आपने अपने इंट्रो में बहुत सही कहा कि अब हमारे बहुत करीब करीब लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, और सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि अब हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो क्रिटिकल केसेस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम होम आइसोलेशन में करके उनको ट्रीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के हॉस्पिटलाइज करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ इवन के पंजाब में भी, कराची में भी ये लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यही चीज आगे बढ़ रही है मजीद, तो मैं समझता हूं कि वो वही बात आ जाएगी कि लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही नुकसान हो जाएगा। और हम समझ रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता, और हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारी जो भी बातें हैं, जो भी हम खदशात जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इस तरह हो। हम हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे खदशात जो है गलत साबित हो जाए, लेकिन हमें लगता ये है कि प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं मजीद। देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे हम सबकी यही दुआ है कि मामलात ऐसे ना हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। डॉक्टर ज़ियाउल हक, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कुछ हो रहा है ये होना था? जो 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 हमारे जो गवर्नमेंट के जहन में था कि मामलात अंडर कंट्रोल हैं, वो वैसे ही है, या ये सूरत हाल अब वो जो एक जहन में स्क्रिप्ट थी गवर्नमेंट की उससे बाहर जा रही है? मेरे ख्याल में फाज साहब, एक तो ये था कि गवर्नमेंट को भी शायद ये अंदाज़ा होगा कि इतने केसेस बढ़ेंगे, इसलिए कि हम वो जो एपिडेमिक कर्व है उसकी पीक की तरफ हमने जाना था। तो ये एक सफ़र जो है ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हमने भी होना था, तो इतना मेरे ख्याल में तो होना था। एक ये बात है कि हमने जो लॉकडाउन को खोला, तो उसमें एक दफ़ा आप कहते हैं कि लॉकडाउन हो टू नथिंग, फिर कहते हैं कि लॉकडाउन हो टू नथिंग, तो ऐसा नहीं चलेगा। वैसे उसके लिए हम पब्लिक हेल्थ वालों ने कहा कि यार 6 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप लॉकडाउन खोलते हैं तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हो। उसमें से पहले ये है कि आपके पास डिजीज़ ट्रांसमिशन अंडर कंट्रोल हो। उसको हम जैसे आर का नंबर बताते हैं, तो हम कहते हैं कि 3 से शुरू होता है, फिर ये कम होता है, तो वो ये कि आपके पास डिजीज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके हेल्थ सिस्टम के पास ये कैपेसिटी हो जिसको हम कहते हैं TTIS, यानी ट्रेसिंग कर सके, आप लोगों को टेस्ट कर सके, फिर आप लोगों को आइसोलेट कर सके, फिर उसको सपोर्ट कर सके। तीसरा ये कि आपके पास वो कोई हॉट स्पॉट हो, उसको आप मिनिमाइज़ करें, जितने भी यानी जहाँ पे आपके पास केसेस बढ़ सकते हैं वहाँ पे आप मिनिमाइज़ करें। फिर ये कि जो वर्क प्लेस आप खोलते हैं तो आपके पास एसेंशियल जो प्रिवेंटिव मेजर्स हो वो सारे इन प्लेस हो। पांचवा ये कि आपके पास जो बाहर से रिस्क आप इम्पोर्टेड न्यू केसेस आएंगे तो आप उसको मैनेज कर सके। और छठा ये कि आपके पास जो आपकी कम्युनिटी है वो फुली एजुकेटेड हो, वो आपके पास इंगेज हो और इतना एम्पावर्ड हो कि टू लिव अंडर अ न्यू नॉर्मल। ये एक नया नॉर्मल है। जैसे पहले नॉर्मल ये था कि मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, मैं गले लगाऊंगा, मैं आपके करीब बैठूंगा। अब ये है कि न्यू नॉर्मल ये आ गया है कि नहीं, मैं आपसे दूर बैठूंगा, मैं मास्क लगाऊंगा। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं कि आप कोई भी लॉकडाउन खोले तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसमें कई कई पे तो चीज़ें हुई है, लेकिन कई कई पे चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, अगर नहीं हुई तो ये वो गलती हुई और उसका खुमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। फिर
जी मेरे ख्याल में देखें कि वो जैसे हम पब्लिक हेल्थ वाले लोग हैं तो हम तो बुक के हिसाब से ये बताएंगे कि ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए आप लॉकडाउन अगर खोलेंगे। अब फिर गवर्नमेंट है, उन्होंने और भी चीज़ों को देखना होता है। तो मेरे ख्याल में इतना तो एक्सपेक्टेड था। अभी भी मेरे ख्याल में मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम इसको कंक्लूड करें कि एशिया के अंदर डेथ्स बहुत कम है, इट विल बी अ वेरी प्री मेच्योर टू कंक्लूड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास मौजूद है, आपका हेल्थ सिस्टम में आपने कभी पैसा नहीं लगाया, आपके अंदर जो लोगों का आपके ऊपर हेल्थ सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है, कोमॉर्बिडिटी लोगों के अंदर ज़्यादा है, और तो ये सारे चीज़ें ऐसी मौजूद है कि इंग्रेडिएंट ज़्यादा है कि आपका जो केस फर्टिलिटी रेट अभी है दो के दरमियान या पूरी एशिया के अंदर 3 के दरमियान जा रहा है। तो शायद ये आपका एपिडेमिक अभी बहुत अर्ली हो, आपका एपिडेमिक अभी स्लो हो, या आपके अंदर डेटा की इशू है। मेरा ये ख्याल है कि इट्स वेरी प्री मेच्योर टू डिक्लेयर कि हमारा केस फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और हम इजी लेके इसको बैठ जाए। हाँ, शायद 2 महीने के बाद भी अगर हमारा केस के खत कम आते हैं, फिर वी शुड लुक इनटू अदर थिंग्स कि या इम्यूनिटी का क्या इशू है, इन्वायरमेंट है। लेकिन अभी एट द मोमेंट आई थिंक इट्स प्री मेच्योर टू कंक्लूड, और इसलिए ये 2 महीने आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सईद अख्तर, ये जो बात है कि हमने पहले से प्रोक्लेम कर दिया कि हमारा डेथ रेट जो है वो बड़ा कम है अगर हम मवाजना करें दीगर ममालिक से, और उससे एकदम जो है वो न सिर्फ ये गवर्नमेंट ने सारा कुछ खोल दिया बल्कि ये मैसेज दिया गया कि हमें रहने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये कि जिंदगी जो है वो मामूल पे वापस आए। और वो जो मैसेज आया डॉक्टर साहब, वो आपने भी नोट किया होगा कि उसके बाद जब लॉकडाउन खोला इस तरह की मैसेजिंग आई, फिर ईद उल फितर जब करीब आई तो तमाम तर ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी खोल दिया गया। अब तो लाइफ नॉर्मल हो गई है, अब तो वापस आ गई है। तो क्या ये गवर्नमेंट ने जल्दबाजी कर दी? और सवाल ये है कि इसका इंडिकेटर क्या होगा? देखिए, पहले तो लग रहा था कि जनाब डेथ रेट बड़ा कम है तो कोई मसला नहीं है। अब मेरे और आपके घरों तक पहुंच रहा है, हमें पता चल रहा है लोगों का रोजाना की बुनियाद पे जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, जिनको जो इंतकाल कर रहे हैं, हमें खबरें, अपनी पर्सनलाइज खबरें मिल रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट का तो यही मौकफ है कि अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे पास क्रिटिकल केयर में बेड्स भी हैं, हमारे पास पीपीईज भी हैं और हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। एक तरफ ये मौकफ है, एक तरफ मैं और आप जो है वो उन लोगों को जान रहे हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो एक आम पाकिस्तानी अब किस बात पे यकीन करे साहब कि ये जो चीज़ है इसने बढ़ना है, और अभी एक्चुअली जो ईद पे जो मिंगलिंग हुई है उसका भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो मेरी अपनी पर्सनल एस्टिमेशन ये है कि अभी इसकी फर्दर ग्रोथ होगी एंड विच विल बी डिजास्टर्स ग्रोथ। इसमें डेथ बढ़ेगी। देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कुछ अल जज़ीरा वगैरह ने रिपोर्ट किया कि शायद हमारे लोग उनकी इम्यूनिटी कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन बाद में हमने ये बार बार काउंटर आर्गूमेंट दिया कि देखिए हमारी वो लोग जो कि टीबी से भी एक्सपोज रहे, मलेरिया बेल्ट पे भी रहते हैं, वही लोग जब इंग्लैंड और अमेरिका में काम करते रहे तो उनकी बहुत हाई मोर्टेलिटी हुई है वहाँ पे। तो हमें हमारे अंदर देखिए कोई मेहरबानी कर दे तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एज अ साइंटिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि WHO ने बड़ी क्लियर 6 गाइडलाइंस दिए, 6 पॉइंट्स दिए हैं कि जिस जो अगर वो पूरे हैं तो लॉकडाउन खोलना चाहिए। हम उसमें से एक क्राइटेरिया को भी मीट नहीं करते, और ये बात मैंने उस वक्त भी कही जब ये लॉकडाउन खोलने की बात करते कि हमें अभी नहीं खोलना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये एपिडेमिक फैलती है तो शुरू में इंडेक्स केस होता है, फिर वो सेकेंडरी केस होते हैं, उसके बाद फिर वो इतने केसेस हो जाते हैं कि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं कर सकते। अब हम एक्चुअली उस स्टेज पे आ चुके हैं कि उसको प्रैक्टिकली ट्रेस करके, इसीलिए बार बार जो हमारा शुरू से कंसिस्टेंस रहा कि आप लॉकडाउन रखिए और मैसिव स्केल पे ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख की हद तक टेस्ट डेली बेसिस पे अपनी कैपेसिटी को लेके जाएं, ताकि आप जो इन्फेक्टेड लोगों से वो सेपरेट कर सकें और नॉन इन्फेक्टेड इवन एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको सेपरेट कर सकें, और ताकि स्ट्रीम्स बिग ना हो। अब वो हम स्ट्रीम्स बिग हो चुकी हैं, और अब आप देखिएगा कि नेक्स्ट 5 to 10 डेज में, तो मे बी 5 to 14 डेज में एक मैसिव रेला आएगा। जो ईद का अभी जो आ रहा है, ये ईद का अभी इम्पैक्ट नहीं आया, ये उस नॉर्मल के वो एक बेस थी, वो छोटी सी थी, तो क्योंकि लोग फैला रहे हैं, ह्यूमन ज्यादा कैरियर, तो वो जैसे जैसे वो बेस बढ़ती जाएगी फैला रेट बढ़ता जाएगा। तो हम ऑलरेडी ये अभी प्री ईद, अभी जो ग्रोथ देख रहे हैं
ये एक्चुअली ईद की मिंगलिंग की ग्रोथ अभी हमारे सामने नहीं आई है, इसने अभी आना है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है कि खुदा के वास्ते, और मे बी इट इज ऑलरेडी लेट, आपने वो जब स्ट्रीम्स को मिक्स कर दिया ना, तो अब आज फिर आपने आप लॉकडाउन खोल दिया। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी किसी भी मरीज की 3 चीजें हैं, या तो कोई दवाई है, या कोई वैक्सीन है, या सिर्फ पब्लिक हेल्थ मेजर्स है। बदकिस्मती से हमारे पास सिवाय पब्लिक हेल्थ मेजर्स की और कोई तरीका इस मर्ज को रोकने का नहीं है। अगर इस मर्ज के साथ रहना भी है तो वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स के तहत रहना पड़ेगा। तो ना तो हम उसके लिए तैयार हैं, ना गवर्नमेंट करती है कि वो अपने आप को असर्ट करके कहे कि नहीं हमने पब्लिक हेल्थ मेजर्स को एनफोर्स कराना है। बिल्कुल एक आवाम, बिल्कुल तो हम लोगों को तो बिल्कुल सख्ती की जरूरत है। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ही उठता है डॉक्टर ज़िया उल हक, सवाल ही उठता है कि देखिए ये जो अब ये तमाम तर फैसले एनसीओसी में हो रहे हैं, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे वो तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बैठते हैं, वो ये डेटा को चेक करते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो रेकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो एनसीसी की मीटिंग होती है उसमें फिर बड़ा फैसला होता है। अब मंडे को वो एनसीसी की मीटिंग होने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करेंगे और उसमें ये फैसला करेंगे कि अब क्या करना है। देखिए अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि मेरी जब भी उनसे बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि हमने अपनी प्रोजेक्शंस की हुई हैं, मुख्तलिफ उनके पास कंसल्टेंट्स हैं, वो बैठ के वो डेटा को लेकर डेटा साइंटिस्ट जो है वो प्रोजेक्शंस करते हैं। और गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जो हमने प्रोजेक्ट किया है आने वाले दिनों में, उसमें जाहिर बात है इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल केसेस आ रहे हैं वो हमेशा उस प्रोजेक्टेड केसेस से कम है, जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ये कहती है कि जी मामलात अंडर कंट्रोल हैं। अब एनसीसी की जब मीटिंग होगी मंडे को, तो आपके ख्याल में उसमें कुछ गवर्नमेंट ज्यादा परेशान होगी, या अभी जो पिछले 2-2.5 दिन की हम चीजें देख रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट मुताबिक होंगी और वो कहेंगे ठीक है खैर है, जो हमारी पॉलिसी चल रही है उसको उसी तरह चलाने दो, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें ताज़ा लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल इसमें यह है कि गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा है या उसकी टीम है, तो दे आर वेरी कैपेबल टीम, जो बड़े पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं, और आप देखें कि बहुत से डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ें देखनी होती है, उसके ऊपर आगे गवर्नमेंट हुकूमत ने चलाना है, आगे लोगों को भी चलाना है। तो ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं। आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसके अंदर ये मसले तो आएंगे। एक ये कि लोगों के अंदर एक चीज़ जो मुझे मिसिंग नज़र आ रही है कि वो कम्युनिकेशन है, कि लोगों के अंदर अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत एजुकेटेड लोग अभी तक इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मिसनॉमर है, ये कोई डिजीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आपको जहर का टीका लगाएंगे, आपको हुकूमत की चाल है, फलां फलां फलां। लोग जो है बहुत एजुकेटेड लोग भी, हाँ ये है कि ये पिछले 73 सालों का वो है ना कि आपकी हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद आ जाए। हुकूमत आपको जैसे स्वीडन में लोग कहें कि भाई आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने हैंड हाइजीन करना है, आपने रिस्पिरेटरी हाइजीन करना है, आपने 3 फीट से करीब नहीं बैठना, 6 फीट हो तो ज़्यादा। लोग इसको अभी तक वो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी जो है उसमें मुझे कमी नज़र आ रही है। लोगों का इत्तेमाद जो है वो समहाउ मिसिंग है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और समझ नहीं आ रही कि लोगों के जहन में क्या बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी गवर्नमेंट को के लिए डिफिकल्ट डिसीजन है। हमने मुझे लग रहा है कि मुझे अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि हमें इस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना है और ये नुकसान होना है अगर इसी तरह चलता रहेगा। बड़ा इसको समझना बड़ा क्लियर है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़िया उल हक, कि देखें लोग वाकई में कंफ्यूज हैं क्योंकि मिक्स्ड मैसेजिंग हुई है। लोग इसलिए भी कंफ्यूज हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार पिछले 3-4 महीने में कभी इसका कहा गया है कि ये बड़ी खौफनाक नहीं, कोई इतना मसला नहीं है, ये तो फ्लू है। कभी कहा जाता है कि आप अपने आप को बिल्कुल दूर जो है सोशल डिस्टेंस करें, कभी कहा जाता है कि आप मास्क पहने और बाहर निकल जाएं। तो ये जो एक मिक्स्ड मैसेजिंग हुई है, इससे लोगों में न सिर्फ ये कंफ्यूजन आया है, बल्कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग अब ये कहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और शायद इसको एग्जैजरेट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये जो हम बात कर रहे थे, अभी डॉक्टर ज़िया उल हक की बात कर रहे थे कि जाहिर बात है गवर्नमेंट ने मुश्किल फैसले करने हैं, लेकिन उन फैसलों को करने के लिए चंद एक हकायक भी हमारे सामने होने चाहिए। क्या वो वक्त आ रहा है जब हमें ये नजर आएगा कि हॉस्पिटल्स में
रश बढ़ गया है, जगह नहीं मिल रही, प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमें इस तरह की कुछ कुछ कहानियां तो सुनने को मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि कुछ लोग कुछ अस्पतालों में ज्यादा चले जाते हैं, वहां पे रश बढ़ जाता है, जबकि दीगर जो अस्पताल है वहां पे कैपेसिटी जो है वो खाली है। तो हम उस स्टेज के करीब तो अभी नहीं है कि अस्पतालों में रश पड़े और बेड्स कम पड़ जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम उसके करीब हैं, खासकर क्रिटिकल पेशेंट के हवाले से अगर बात की जाए। जो कम सिम्टम वाले लोग हैं और जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको सिम्टम ऐसा नहीं है, उनके लिए तो बेड बहुत सारे खाली हैं। लाहौर में एक्सपो सेंटर में भी है, कराची में भी एक्सपो सेंटर में काफी बेड्स खाली हैं। लेकिन जो इशू है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, वो है क्रिटिकल पेशेंट के हवाले से। उसके लिए मेरा ख्याल में प्रॉब्लम हमें आ गई है और आगे भी आइंदा भी आएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जब तक नहीं होगी, जिसकी हम तकरीबन 2-3 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए और एक डैशबोर्ड बनाया जाए सेंट्रल। अब अगर किसी जगह पे भी, किसी शहर में आदमी किसी जगह हॉस्पिटल जाना चाहता है, वो उसको पता होना चाहिए कि ये पेशेंट इतना क्रिटिकल है। एम्बुलेंस ड्राइवर को पता होना चाहिए कि ये पेशेंट इतना क्रिटिकल है। वो वायरलेस के जरिए मालूम कर ले कि मेरे पास इस तरह का पेशेंट है, मुझे किस अस्पताल जाना चाहिए जहां पे वेंटिलेटर की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अदरवाइज अगर ये सिस्टम नहीं डेवलप किया गया तो लोग जो है परेशान होते रहेंगे, वन हॉस्पिटल और दी अनदर हॉस्पिटल एक के बाद एक। तो लिहाजा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फौरी तौर पर एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए, जिससे कि हर आदमी उसको अवेल कर सके, उसकी फैसिलिटीज को अवेल कर सके और वहीं जाए जहां पे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। डॉक्टर सईद अख्तर, जब जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम डेटा की बात भी करते हैं। हम ये नंबर्स देख रहे हैं, अभी डॉक्टर कैसर जो बात कर रहे हैं कि एक डैशबोर्ड बनना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक डैशबोर्ड को देखते हैं और उसमें हमें रोजाना नजर आता है कितने आज केसेस हो गए हैं, इतनी अमवात हो गई हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर सईद अख्तर के, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि उसको छुपाना जो है वो नामुमकिन है। यानी मिस रिपोर्टिंग कुछ 1-2% तो हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर अभी भी जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, इसकी बुनियाद पे अगर हम सूरत हाल को देखें तो फिर तो वाकई में लगता है कि शायद मामला तो उतने बुरे नहीं। इसको कहां तक इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करें? साइंस जो है वो डेटा से ड्राइव होती है। हमारे पास अभी जो नंबर ऑफ केसेस जो डायग्नोस्ड हैं, चूंकि टेस्टिंग ही नहीं है, इस वक्त तक हमें आइडियली 50,000 से 1 लाख टेस्टिंग पर डे करनी चाहिए थी उसूलन, ताकि हम 1 to 2% पॉपुलेशन हम स्कैन कर लेते, स्क्रीन कर लेते, टेस्ट करके देख लेते कि क्या हो रहा है। हैविंग सेड दैट, डेथ जो है ना वो 20 से 30 दिन फॉलो करती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कि डेथ बढ़नी शुरू हुई हैं, ये वो नेचुरल कर्व का फॉलो अप है। और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास टेस्टिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने अपने सेंटर्स डेवलप नहीं किए, जो कि बायोस्टैट्स और जो डिफरेंट रजिस्ट्रीज, ट्यूमर रजिस्ट्रीज, कैंसर रजिस्ट्रीज, ट्रॉमा रजिस्ट्रीज। तो हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रिमिटिव है। तो मैं इसमें भी बहुत मैं क्वेश्चन करता हूँ कि जो हम नंबर ऑफ डेथ्स की भी जो बात कर रहे हैं, फिर लोगों ने इस बीमारी को एक स्टिग्मा बना दिया, लोगों के पीछे पुलिस भाग रही है, किसी की डेथ हो गई तो लोग अब रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना पब्लिक हेल्थ का, वो ये है कि आप यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ इट्स अदर ग्राउंड कि हमने कहा नहीं, खोल दो फिर देख लेंगे। देखिए उस पॉइंट पे मैं गवर्नमेंट की बिल्कुल मजबूरियाँ समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम उस पॉइंट पे, अगर जो जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आर्टिकल आया ना कि क्रश द कर्व, मतलब वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और उसमें शुरू के फेज में जब इंडेक्स केसेस थे, ये इमीडिएट सेकेंडरी इन्फेक्शन जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, तो अब वो मरहला निकल चुका है। अभी भी मैं समझता हूँ हमें टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जितनी मैक्सिमम टेस्टिंग, बजाय हम ऊपर जाने के हम और मजीद नीचे आ रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से भी लोगों को जिस तरह से आइसोलेट कर सकें, जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको ट्रैक करें, बिकॉज ये चीज़ अगर फैली तो देखिए, ये कहना है ना कि हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं, ये मैं समझता हूँ कि टेक्निकली इट इज़ नॉट राइट।
ये मैं आपके रिकॉर्ड पे ये बात कहूंगा कि इट इज नॉट राइट, बिकॉज यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड। हमने अमेरिकी के हाल देख लिया, हमने इटली का हाल देख लिया, दे ऑन देयर नीज। तो कोई भी मुल्क, और खास तौर पे हम जैसे प्रिमिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मुल्क, ये कहना कि नहीं हम फुली तैयार हैं, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा सही नहीं है। और हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू पुट स्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ मेजर्स इन प्लेस टू प्रिवेंट व्हाटएवर। डॉक्टर ज़ियाउल हक, अब इस वक्त क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास? ये जो हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ, और अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट आगे करते हैं, जिस तरह के डॉक्टर सईद अख्तर बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अब ये पेस बढ़ेगी, जो ईद में जो लॉकडाउन हटा है और जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व नहीं किया और जिस तरीके से वो आपस में मिलते रहे हैं और पब्लिकली जो है वो रश बढ़ता रहा है, तो वो जो एक बम्प है वो तो आना है। अब अगर अगले 10 दिन में, 2 हफ्ते में ये केसेस उसी तरीके से बढ़ते रहते हैं जैसे पिछले 2 दिन में बढ़े, या अमवात उसी तरह बढ़ती रहती हैं जैसे 2 दिन में बढ़ी हैं, अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है क्या? अब हम कर क्या सकते हैं? जी फाद, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमें अपने आप को उस गवर्नमेंट की सीट पे बैठ के ये चीज़ खुद भी बंदा देख लें कि बंदा क्या कर सकता है अभी तक। तो देखिए वैसे ये जो डॉक्टर सईद साहब ने बात की कि ये जो क्रशिंग द कर्व है, तो उसके लिए वैसे मैंने इस पिक्चर की 6 ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपका डिफरेंस आता है दूसरी किसी कंट्री से। अर्ली एक्शन, क्या आप पहले से अर्ली एक्शन करें, तो मेरे ख्याल में हमारे गवर्नमेंट ने डन अ वेरी गुड जॉब कि उन्होंने बहुत कम केसेस थे और उन्होंने अर्ली एक्शन ले लिया, और उसमें ये लॉकडाउन भी बड़ा अच्छा लगा दी, यूनिवर्सिटी भी बंद की, तो दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, और जिसकी वजह से बहुत चीज़ें हो गई हैं। लोगों को आइसोलेट कर लिए फ्रॉम होम, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत पहले भी हर जगह पे ये बात की कि हमें फील्ड हॉस्पिटल बनाने चाहिए, या कुछ हॉस्पिटल को डेडिकेट कर लेना चाहिए फॉर द कोविड। ये मैं स्टार्ट से ही कह रहा हूँ, फरवरी से ही मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन समहाउ वो नहीं हो रहा। इसलिए कि हम ये देखें ना, हॉस्पिटल जो हमारी टीचिंग हॉस्पिटल है, पूरा हेल्थ सिस्टम का रिस्पांस यही टीचिंग हॉस्पिटल्स दे रहे हैं। वो केसेस भी डिटेक्ट कर रहे हैं, क्वारंटीन भी कर रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं, ICU भी कर रहे हैं, और लोगों को डेड बॉडीज भी नहला के दिखा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यार उन हॉस्पिटल पे बर्डन कम करना है, तो अभी भी टाइम है कि हम कुछ हॉस्पिटल को तो सिर्फ डेडिकेट कर ले फॉर कोविड, कुछ फील्ड हॉस्पिटल जिसमें मॉडरेट केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेथ्स, मैं भी डेटा एनालाइज कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तो अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से कम आ रही है, तो वो मैंने अभी इंशाल्लाह पेपर उस पर लिख रहा हूँ कि डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके ऑक्सीजन, तो अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर अगर अवेलेबल हो, कुछ ऐसे फील्ड हॉस्पिटल बनाए जा सके जिसमें ऑक्सीजन की सिचुएशन उनकी देखी जा सकी, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक मिसिंग लिंक है कि अभी भी टाइम है कि केसेस तो आपने जैसे कहा बढ़ने हैं, केसेस बढ़ेंगे तो डेथ्स भी बढ़ेंगी, तो इसमें वी कैन नॉट स्टॉप इट। डॉक्टर ज़ियाउल कह रहे हैं कि अब हम प्रिवेंशन से अब मैनेजमेंट वाले फेज में आ गए हैं, क्योंकि जो कुछ होना था, जिस तरीके से हमने इसको हैंडल किया पिछले 3-4 महीने में, वो तो हो गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि अगर आप ये रेट देखें, मैं कल मैं देख रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो डैशबोर्ड है जिसमें तमाम तर डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें 11 मई से लेकर और 28 मई तक 29 मई तक केसेस और अमवात डबल हुई हैं। यानी तकरीबन 700 अमवात थी, अब वो तकरीबन आज तो 1400 क्रॉस कर गई हैं। 32,000 केसेस थे, वो तकरीबन 64,000 हो गए। अगर यही हम रेट रखें, यही रेट डॉक्टर सईद अख्तर, तो मिडिल ऑफ जून तक के तकरीबन केसेस जो हैं वो 1 लाख को टॉप जाएंगे, और यानी कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अमवात जो हैं वो भी जो है वो 3-3.5 हज़ार तक पहुंच जाएंगी अगर ये केस रहा। लेकिन मैं घूम के वहीं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि जब आप गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ये इनएविटेबल है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, और हमारे पास हमने इसको ज़हन में रखते हुए अपनी तैयारी कर ली है, इसलिए आप घबराएंगे। इस पे आप कैसे रिएक्ट? देखिए, ये तो मेरा ख्याल फेयर स्टेटमेंट नहीं है कि ये होना ही होना है। अगर आप स्ट्रिक्टर लॉकडाउन किया जा सकता था,
लेकिन अब वो स्पेस गुजर गया है। अब मैं समझता हूँ जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें करने की हैं वो ये है कि हमें आइंदा के लिए जो हालात ख़राब होंगे, और ये ख़राब होंगे इसलिए कि ये केसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये एक बीमारी है जो इंसान से इंसान को लगती है। जब आपने उनको छोड़ दिया और लोगों में भी शऊर नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को इस बात पे एनफोर्स करना चाहिए कि लोगों में शऊर कैसे बेदार किया जाए। नंबर 2, अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर किया जाए कि जो हॉस्पिटल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, आईसीयूज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक दफ़ा इंसान आईसीयू में आ जाता है, वेंटिलेटर पे आ जाता है, तो फिर उसमें कि बहुत अच्छे यानी रूह अफ़ज़ा या हौसला अफ़ज़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्पेशली पीपल हु कम ऑन वेंटिलेटर। तो हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को टीच करें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर तो हम ले रहे हैं, लेकिन आईसीयू वेंटिलेटर का नाम नहीं है, उसमें पूरा स्टाफ, नर्सेज, एबीजी मशीन और 10,000 चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, वो भी हमें देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो जैसे पहले कि हमें डैशबोर्ड्स बनाने चाहिए ASAP, ताकि हम देखें कि जिस आदमी को जहाँ जाना है विदाउट वेस्टिंग टाइम वो वहाँ, ये सारी चीज़ें जो कि डूएबल हैं। वैसे तो इस वक्त गवर्नमेंट को अपना पूरा फोकस टीचिंग एंड ट्रेनिंग पे होना चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं, और अगर फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं ताकि कृषि के हॉस्पिटल से वजन कम किया जा सके, तो दैट इज़ एन ऑप्शन। मगर हमने ये देखा कि जो इस तरह के फील्ड हॉस्पिटल्स बने भी हैं वो उनके हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि इस तरह से ओवरनाइट आप हॉस्पिटल बना नहीं सकते। तो ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि सारा ये ना करें कि हम बंदों को उन फील्ड हॉस्पिटल्स में डाल दें जहाँ पे कोई ना प्रॉपर केयर हो। तो जो भी हम करें एक केयर के साथ करें, ताकि जो भी लोगों को सर्विस दी जाए उसमें फिर उनके बचने के इम्कानात बेहतर हो सकें। ये इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है, और गवर्नमेंट के भी बिल्कुल एक चीज़ जायज़ है कि उनको एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ती है, लिहाजा जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑब्वियसली कुछ रिस्क कैलकुलेशन वो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना डॉक्टर ज़ियाउल्लाह कि अब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जो उनके बारे में जो उनको इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो उनकी अमवात हो रही हैं, यानी पिछले 24 घंटे में 6 डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं उनमें से कई, जिनकी अमवात हुई हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अब ये जो एक जो इसका रेशो है, ये भी जाहिर बात है बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में जब ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट होते हैं, खुदा न खास्ता उनकी अमवात ज़्यादा होती हैं, उसका एक इम्पैक्ट होगा। जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही है, मोराल पे इम्पैक्ट होगा और सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा जब ज़्यादा लोगों के जानने वाले जो हैं वो इफेक्ट होंगे। तो यानी आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि इसका जो एक अभी तक जो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठे हुए थे, अब एकदम ये एक प्रेशर आने जा रहा है, ये लग रहा है आपको क्या होगा आने वाले हफ्तों में? जी फाद साहब, मेरे ख्याल में होगा बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि सबको ये कुछ सेंस है कि ये मेरे ख्याल में होगा। और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर अब आप देखें कि आपने PPEs तो कई पे दिए हुए हैं, लेकिन आपके अंदर IPC जिस तरह इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल IPC जैसे मैंने पहले शुरू किया, आपने हेल्थ को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। आप हेल्थ पे कितने पैसे लगा रहे हैं, आपका हेल्थ सिस्टम क्या है, आपका पब्लिक हेल्थ का कोई निज़ाम तो है ही नहीं। पब्लिक हेल्थ डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो ये कि अभी आप देखिए हर हॉस्पिटल के अंदर एक IPC की कमेटी होती है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, जो के अंदर उसके सुपरवाइज़र होते हैं। तो आपके पास तो PPEs आपने दे दिए हैं कि आपने उस डॉक्टर को, उस हेल्थ केयर वर्कर को, उस इन्वायरमेंट को क्या उतना इक्विप किया हुआ है कि वो उस IPC मटीरियल। अब आप देखें कि वुहान के अंदर जो पहले हेल्थ केयर वर्कर थे वो 5 से 10% इन्फेक्ट हुए, लेकिन जो 44,000 लोग जो हेल्थ केयर वर्कर जो बाद में बीजिंग से और बाकी जगहों से भेजे गए उसमें से एक भी नहीं इन्फेक्ट हुआ। तो अगर आप उसको प्रॉपरली हेल्थ सिस्टम आपका इसको तैयार है कि आप उनको इक्विपमेंट्स भी देते हैं, फिर आपके साथ उसको IPC मटीरियल और IPC के ऊपर ट्रेनिंग भी देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि जंग के अंदर तो सारी तैयारी नहीं होती, ये एक लॉन्गर टाइम के साथ तो आपका एक वीकर सिस्टम है हेल्थ सिस्टम जो कि 73 साल से आपकी कोई प्रायोरिटी रही नहीं। जी तो ये तो होना है, मेरे ख्याल में ये चीज़ नुकसान होना। अगर हम लें मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई खत्म हो गया, इन 3 महीने में हमें तो बार बार बताया जा रहा था, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जो मुख्तलिफ वुज़रा आते थे और दीगर इदारों के जो सरबराह आते थे, वो तो हमें बता रहे थे कि जनाब इतनी तेजी से ये मामलात हो रहे हैं, इतना इक्विपमेंट आ रहा है, इतने वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, इतने PPEs आ रहे हैं,
कोई हेल्थ वर्कर ऐसा नहीं रहेगा जो प्रोटेक्टेड ना हो। हमें तो ये बताया जा रहा था, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अगर आप अपना बताएं, आप केपी में हैं, अभी तक बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके पास ये प्रोटेक्शन नहीं है और वो एक्सपोज्ड हैं, ये अभी भी हो रहा है ये? नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ इक्विपमेंट्स, देखिए अभी इक्विपमेंट्स तो हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं उसके अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी ट्रेनिंग का और आपके हेल्थ सिस्टम का और आपकी हेल्थ फैसिलिटी जिस तरह गाउन होती है तो उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है कि आप ये है तो आपके पास इक्विपमेंट तो है, क्या उनको आदत है? मैं खुद जैसे एक डॉक्टर हूँ और मैं अगर आप हर पेशेंट के पास जाते हैं तो क्या आप रूटीन जो मेजर्स हैं क्या वो लेते हैं? मेरे ख्याल में नहीं लेते। बाकी मुल्कों के हिसाब से अगर हम देख ले तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स उसी तरह हमारी वो आदतें नहीं बनी हुई हैं जो पहले से हेल्थ सिस्टम में होनी चाहिए। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि वहाँ से हुकूमत सब कर रही है, लोग हेल्थ केयर वर्कर खुद से कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ हेल्थ सिस्टम इसके लिए शायद इतने बड़े पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी नहीं। बाकी जो हमारी कंट्रीज हैं वो भी तैयार नहीं थे इसके लिए, तो ये एक नुकसान इसका होगा। लेकिन डॉक्टर सईद अख्तर, जो हेल्थ वर्कर्स पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं थे, और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि 70 साल से हमने अपने हेल्थ सेक्टर को जो है वो यानी बड़ी बुरी तरीके से उसको निगलेक्ट किया है और उसके साथ ज्यादती की है, और अब उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है और रिपोर्ट हो रहा है, लोग, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनके नाम आ रहे हैं, जिनकी बात हो रही है, उनमें से नौजवान लोग भी हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका बहुत डेडली इम्पैक्ट होगा। देखिए फाद, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये देख लें कि हर फोरम डॉक्टर्स का, एवरी फोरा, कोई पेशावर से लेके और कराची तक, डॉक्टर बार बार एक ही बात करते थे कि हम लोग ऑलरेडी ओवरवेल्म हो रहे हैं, हम अभी तैयार नहीं है, और ऑब्वियस क्योंकि हमारा सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का, तो लिहाजा हम जो ग्राउंड पे बैठे हुए लोग हैं वो उसको सेंस कर रहे थे। बुजुर्ग अपनी जो भी कह लें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका काम अपने आप करें, और वो उनकी भी मजबूरियों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि कोई भी डॉक्टर का सिंगल फोरम, चाहे वो पीमा हो, चाहे पीएमए हो, चाहे इंडिविजुअल डॉक्टर्स हो, हर आदमी ने यही कहा कि भाई खुदा के बाद से लॉकडाउन ना खोलें, तो कोई इससे जो चीज फैलेगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने एक ग्रैंड प्रोजेक्ट, हाँ, लेकिन अब मैं समझ डॉक्टर्स जो हैं बहुत वल्नरेबल है, हमारी ट्रेनिंग्स भी नहीं है। मैं भी डे वन से ये कह रहा हूँ कि भाई, जैसे मैंने एक दफा पहले भी बात की कि N95 एक दाढ़ी वाला आदमी N95 उसका फिट टेस्ट पास ही नहीं कर सकता, उसके बावजूद हमने उसको वल्नरेबल बनाया हुआ है। तो ये तो लोग सिखाएंगे तब बात बनेगी ना, तो वो अभी सिखाने का प्रोसेस भी नहीं है। उस करें आप। बिल्कुल भाई, वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर कैसर सज्जाद का, डॉक्टर सईद अख्तर का, डॉक्टर ज़ियाउल हक का, उन्होंने ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट इशू है, हालात थोड़े से गंभीर होते जा रहे हैं। इस दुआ के साथ प्रोग्राम खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला हमें अपने मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह।